स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत कर रहे थे और इन्वायरमेंट विषय से संबंधित हम लोग आज अगले टॉपिक को देखते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है विश्व के विभिन्न संगठन। पर्यावरण से जुड़े विश्व के विभिन्न संगठन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और आज जो हम लोगों की बातचीत होगी वो 3 संगठन पे हम लोग करने वाले हैं। एक पहली जो बात होगी हम लोगों की वो होगी यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। दूसरा हम लोग करेंगे जो बातचीत आईयूसीएन के बारे में करेंगे और तीसरा हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में करेंगे। इन 3 संगठन के बारे में हम लोग आज की बातचीत हम लोगों की चलने वाली है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है यूएनईपी, क्या है आईयूसीएन और क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। याद रखिए ये जो इन्वायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे वीडियो, ये बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि इससे एक सवाल तो आने ही आने रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए। ये संगठन याद रखिएगा, बस 3 ही नहीं है, हम लोग 10 से 15 संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आज बस हम 3 ही संगठन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि क्लास में आज हमने कुछ ज्यादा ही आज पढ़ा चुका है। तो बस वीडियो में इस 3 संगठन के बारे में डालता हूँ, बाकी आगे से क्लास मेरी फिर कंटिन्यू होती रहेंगी। पूरी गुणवत्ता के साथ मैं इन तीनों बातों पे चर्चा करने चल रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग यूएनईपी के बारे में, आईयूसीएन के बारे में और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के। हम लोग इससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे लिए आप एक सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर तो करना एकदम मत भूलें और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोगों के साथ की मुझे जरूरत है। चलता हूँ मैं शुरू करने यूएनईपी के बारे में। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे पहला संगठन हम लोग देखते हैं यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। जो यूएनईपी है अभी तक का पर्यावरण के संबंध में आने वाला सबसे पहले संगठन के रूप में आया था। ये जो आया था अस्तित्व में, इसका जो गठन हुआ था कब और कहाँ हुआ था से संबंधित हम लोग अगर जानेंगे तो 1972 में सबसे पहले यूएनईपी का गठन किया गया था, जब वैश्विक धरातल पर पर्यावरण जैसे मुद्दों की बातचीत चल रही थी। हम लोग जब पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक तो वहां देखे थे ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों की बात किया गया था, जब पहली बार वैज्ञानिकों ने राजनीतिज्ञों को ये बताया कि पर्यावरण जैसे मुद्दों से निपटना, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावी भविष्य को संकट में डाल सकते हैं। उस समय 1972 में यूएनईपी का गठन किया गया। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था, स्विट्जरलैंड में। जब 1972 में इसका गठन हुआ तो इस समय अगर देखा जाए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है। ये जो यूएनईपी का गठन किया गया, ये यूएनईपी का गठन क्यों किया गया, ये क्या काम करता है, तो इसके काम के बारे में अगर देखा जाएगा तो पर्यावरणीय स्तर पे जितने सारे कार्यक्रम होते हैं या जितने सारे संगठन होते हैं, उन सारे कार्यक्रमों और सारे संगठनों को प्रबंधन करने का काम करता है। समझ लीजिए एक तरह से मैनेजिंग काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बताता है कि जितने सारे पर्यावरणीय कार्यक्रम हुए या जितने सारे संगठन हैं उनका रूपरेखा भी तैयार करता है कि ये लोग किस तरह के काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण और संदिग्ध समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। इसके अलावा देखा जाए तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट को जारी करने का काम यूएनईपी करता है और परीक्षा में बहुत बार ये पूछा हुआ है वैश्विक पर्यावरण आउटपुट रिपोर्ट को जारी करने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करता है। कोई भी देश अगर पर्यावरणीय स्तर का परियोजना को अगर जारी कर रहा है या वैश्विक धरातल से ही क्यों न जारी कराया जा रहा हो, ऐसे जो मुद्दे होते हैं इन मुद्दों पे क्या करता है ये उन परियोजनाओं को संचालित होने के लिए आर्थिक रूप से मदद करता है ताकि वैश्विक धरातल पर पर्यावरण जैसे समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। इसके अलावा यह क्या करता है, इस संस्था के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है
ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये यूएनईपी ही देता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार को यूएनईपी ही देता है, पर्यावरण जैसे संदिग्ध मुद्दों से संबंध रखते हुए। इसके अलावा देखा जाए तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, क्योंकि इसका जो गठन चल रहा है 5 जून के 1972 का दिन था, तो हम लोगों ने उसी समय ये तय किया था कि 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 1972 में ना मना के हम लोगों ने सबसे पहले जो पर्यावरण दिवस को मनाया है वो 1974 में मनाया है। इसके बाद देखा जाए तो अगले संगठन के रूप में हम लोगों के पास आता है WWF आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में आता है। ये जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक गैर सरकारी संस्था के रूप में है। असल में अगर देखा जाए तो ये संस्था पहले संस्था के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था, यह संस्था एक चैरिटेबल के रूप में आया था और इसका जो गठन हुआ था 1968 में हुआ था स्विट्जरलैंड में, और ये धर्माष्ट्र ट्रस्ट के रूप में एक ट्रस्ट के रूप में चैरिटेबल के रूप में ये अस्तित्व में आया। लेकिन इसकी गुणवत्ता को देखते हुए यूएसए और कनाडा जैसे देशों में अभी भी इसको ट्रस्ट के रूप में देखा जाता है। इसके अंदर जो गुणवत्ता थी, जो इसके अंदर काबिलियत थी, कार्य करने की क्षमता थी, जो इसकी थीम थी, जो इसका उद्देश्य था, इंटेंशन था, उसको ध्यान में रख करके काफी गुणवत्तापूर्ण हम लोगों को दिखाई दिया। और 1986 में क्या हुआ है, इसका नाम धर्माष्ट्र ट्रस्ट से बदल करके WWF कर दिया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में जाना जाता है। आज के डेट में देखा जाए तो इसको WWF के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका स्लोगन जो रखा गया है फॉर अ लिविंग प्लेनेट के इसका स्लोगन रखा गया है। इसका स्लोगन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कोई इधर उधर की बात हमने चस्पा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ही रहता है बस हम लोग काम की चीजों को ही आगे लेके चलें। इस संगठन का जो कार्यालय है वो विश्व के बहुत सारे देशों में इसका अनेक कार्यालय खोले गए हैं WWF के, और इसी को ध्यान में रख के भारत सरकार ने भी अपने देश में WWF का कार्यालय खोला है। तो एक शब्दों में हम कह सकते हैं WWF का कार्यालय भारत देश में भी दिखाई पड़ता है। विश्व का देखा जाए तो सबसे बड़ा ये स्वतंत्र संरक्षण संस्था के रूप में ये काम करता है। ये स्वतंत्र संरक्षण संगठन के रूप में विश्व का सबसे बड़ा WWF एक संगठन के रूप में काम करता है, और इसका सबसे ज्यादा काम जो है वो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा अपना काम जिस थीम पे करता है वो जैव विविधता जैसे मुद्दों पे करता है, ताकि बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब ना हो। और बायोडायवर्सिटी को अगर संरक्षित करके रखेंगे तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पर्यावरण जैसे संदिग्ध मुद्दों को समझिए, आप 50% से ज्यादा अपने बचाव के लिए काम कर चुके। तो इसका जो अधिकांश काम है वो देखा जाए तो जैव विविधता संबंधित अधिकांश काम को करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड काम करता है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पे बातचीत करता रहता है, कई मुद्दों पे दिशा निर्देश देता रहता है, कई मुद्दों पे खुले मंच पे आकर के वार्तालाप भी करता है, और कई मुद्दों पर ये काम काज के बारे में भी वैश्विक धरातल से जुड़े हुए राष्ट्रीय सरकारों को निर्देश भी देने का काम करता है। तो इसके अन्य मुद्दों पे अगर काम देखा जाए तो ये विलुप्त जो प्रजाति हो चुकी हैं उन विलुप्त प्रजातियों के संबंध में काम काज करता रहता है। साथ ही साथ प्रदूषण जैसे संदिग्ध मुद्दों के बारे में भी अपने काम काज को आगे बढ़ाता रहता है। प्रदूषण जैसे मुद्दों के बारे में काफी ये काम करता रहता है, और क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है इसके संबंध में भी WWF अहम भूमिका निभाता है। तो यूएनईपी और WWF के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगली संस्था के बारे में पढ़ने के लिए। हमने कहा था IUCN के बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। 3 संस्थाओं को बोला था मैं इस क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना रीजन भी आपको बताया था कि आज दिन में बहुत ज्यादा कोचिंग संस्थानों में मैंने क्लास ले ही लिया है, थकान कुछ ज्यादा हो चुका है, लेकिन वीडियो डालना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको आज 3 ही मुद्दों पे बात करके बाकी वैश्विक संगठन को अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। तो सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और मेरी एक बात आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत की जो चीजें होती हैं लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं।
और याद रखिए, अच्छे लोगों पे शक करना, बुरे लोग से दोस्ती करना जीवन के पतन का सबसे पहला कारण होता है। इसलिए बहुत ज्यादा दिखावेपन को अगर देखते हैं, बहुत ज्यादा दिखावपन मास्टर के अंदर, बहुत ज्यादा इधर उधर की बेवकूफी भरी बातें हो, दिखावपन है, वहां हो सकता है डिजिटल उसके पास व्यवस्था हो तो आप सोचेंगे कि वो बड़ा स्मार्ट होगा, घंटा नहीं स्मार्ट होगा। तो ये नहीं कह सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों के भाग्य भी साथ दे देती हैं, तो भाग्य को ही लेकर के वो अपने परिश्रम की गुणवत्ता को खोने के कगार पे आ जाते हैं। तो मेरा यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो निसंदेह आप हमारे चैनल से जुड़े, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। और मैं पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पर आप लोगों के बीच अपनी कक्षाओं का संचालन करते हैं। कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखिएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो चलते हम लोग अगले संगठन के बारे में पढ़ने के लिए, IUCN के बारे में। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगला जो हम लोगों का है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है अगर देखा जाए तो IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क के रूप में आता है और इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। मुख्यालय इसका ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड में है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन इसके सदस्य हो सकते हैं। IUCN के संगठन के सदस्य अगर होना है तो चाहे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों इसकी सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ही कि विश्व का सबसे पुराना संगठन के रूप में और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क के रूप में ये जाना जाता है। जो IUCN है यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन भी करता रहता है। वैज्ञानिकों के तर्क को मान करके ये आगे कदम बढ़ाता है ताकि पर्यावरण जैसे संदिग्ध पर्यावरण जैसे मुद्दे से आसानी से निपटा जा सके। यह पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्ट का काम करता है। याद रखिएगा, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्ट का काम करता है, यानी फील्ड प्रोजेक्ट का प्रबंधन भी करता रहता है। IUCN है, इसका जो मुख्य कार्य, अगर इसके कार्यों को देखा जाए तो मुख्य काम जो है इसका वो ये है कि प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाता है। प्राकृतिक जितने सारे क्षेत्र हैं उनको नष्ट होने से बचाने में अपना अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण संबंधित मुद्दों पे भी बातचीत करता रहता है और पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकता है। तो इस तरह की कुछ पौधे और पशु को लुप्त होने से जो रोक रहा है, जैव विविधता के संरक्षण जैसे मुद्दे से पर ये बातचीत करता है। हम लोग अभी आगे बायोडायवर्सिटी जैसे क्लास को लेके आएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहीं पे हम लोग देखेंगे जैव विविधता संरक्षण जैसे सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यह संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनकी एक सूची जारी करता है और इस जो सूची जारी करता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक से तो कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। इसको जारी कौन करता है? तो IUCN करता है। क्यों जारी कर रहा है? तो जो जीव संकटग्रस्त स्थिति में रहते हैं उनके लिए जारी किया जाता है और उनके लिए स्पेशल व्यवस्था दे करके उनके जीवन को संरक्षित किया जाता है ताकि बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा देखा जाती है जैव विविधता संरक्षण के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र पे भी काम करता है। बायोडायवर्सिटी के अलावा किन किन मुद्दों पे काम कर रहा है? तो क्लाइमेट चेंजेस मुद्दे पे काम करता रहता है, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पे। इसके अलावा देखा जाए तो सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में भी बात करता रहता है, संपोषणी ऊर्जा के बारे में बातचीत करता रहता है, ग्रीन इकोनॉमी की बात करता है, हरित अर्थव्यवस्था की बातचीत करता रहता है और इन सारे मुद्दों पे काम भी करता है। जलवायु परिवर्तन हुआ, संपोषणी ऊर्जा हुआ, हरित अर्थव्यवस्था हुआ या आजीविका हुआ, इन समस्त मुद्दों पे काम करता रहता है और वैश्विक धरातल को पर्यावरण जैसे मुद्दों से संकट से बचने के लिए पूरे विश्व के लिए ये कार्यरत रहता है। तो IUCN के बारे में इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा, इन सारी बातों की स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, सारा नोट्स साथ बनाते चलिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन 3 मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी अगली क्लास लेके जब मैं आता हूँ तो इसी विभिन्न संगठन जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से जुड़े हुए उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही साथ और सहयोग की उम्मीद पे खरे मैं इतनी मेहनत करता रहता हूँ। मुझे आशा है मैं पूरी प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पे भी चलता हूँ, यहाँ कोई हवाबाजी की बात मैं नहीं कर रहा। आपके सामने मैं अपना पूरा टोटल दे दिया और इसको आप प्रीवियस ईयर पेपर से मैच कराते चलिए, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि मैं झूठ हूँ, सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो इतनी सारी बातों को आप लेते चलिए, फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।